हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किंग स्टडी पर। आज हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 समझेंगे। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अनुच्छेद 16 देखो, सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर समानता की गारंटी देता है। ठीक है, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता की गारंटी देता है। ठीक है, कौन देता है? अनुच्छेद 16, यानी कि रोजगार की जो अवसर है वो आप सबको समान मिलेगा। ठीक है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 16। यह राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के मामले में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 जो है ये किसको किसको रोकता है? अगर आपके पास समानता, ठीक है, अगर कार्यालय में अगर आपका किसी रोजगार लेने गए हैं तो आपके लिए धर्म देखकर जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, कौन रोकता है? अनुच्छेद 16। राज्य और अनुसूचित जातियों, जनजातियों और और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने की भी अनुमति देता है। ठीक है, अनुच्छेद 16। ठीक है, ये इसके हम आपको नोट पॉइंट बता दे रहे हैं जैसा कि हमने लिखा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी में लिखा है तो राइटिंग ऐसी ही है आप लोग। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। ठीक है, यानी सार्वजनिक समझ रहे हैं, यानी सभी लोगों के लिए रोजगार के मामले में अवसर की समानता। इसमें देखो 4 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट को समझते हैं। राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। ठीक है, पहला क्या है? अनुच्छेद 16 कहता है कि सभी के लिए सभी पद हैं उनके लिए समान अवसर होंगे। ठीक है, यानी समान अवसर सभी को दिया जाएगा। ठीक है, नंबर 2 कहता है किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निकास तथा इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जाएगा। अगर आदमी योग्य है, इसे मान लो कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई भर्ती निकली है, उसके लिए योग्य है, पर उसे आप बैठालना नहीं चाह रहे, यानी आप उसको लेना नहीं चाह रहे। ठीक है, किसके आधार? धर्म के खातिर या जाति के खातिर या लिंग के आधार पर, तो यह अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होगा। ठीक है, इसलिए अनुच्छेद 16 जो है हमें ये अधिकार देता है कि हमारा जो है हमें सभी समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, आपको धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझते हैं। अनुच्छेद 3 की कोई बात संसद को कोई भी ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो किसी राज्य या संघ, राज्य क्षेत्र की सरकार या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्रधानगी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों को नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति के पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवास के संबंध में कोई अपेक्षा विहित करती है। ठीक है, यानी कि जो आरक्षण के अधिकार हैं ये सरकार को सौंप दिए गए हैं। ठीक है, यह जो प्रक्रिया है वो संसद को सौंप दी गई है। ठीक है, आगे समझते हैं। चौथा क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं करेगी। ठीक है, यानी ये अनुच्छेद अगर आप पिछले वर्गों के लिए आरक्षण देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, यह संसद को अधिकार दिया है अनुच्छेद 16 ने। ठीक, आप लोग समझ गए हैं। जिसका प्रतिनिधित्व राज्य में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझ गए? आगे देखते हैं इसको। तो 4 का कहता क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में
राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पद पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित पदोन्नति के मामले। ठीक है, आगे देखते हैं। में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगा। ठीक है, इसमें भी 2004 में जैसा मैंने समझाया था कि आरक्षण के लिए जो है आपको अनुच्छेद 16 अधिकार देता है कि आप रिजर्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। यह शक्ति संसद को दी है अनुच्छेद 16 ने कि आप रिजर्वेशन को ख़त्म कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कोई नया उपबंध बना सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, आइए इसका खास समझते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष किसी की किन्हीं न भरी गई रिक्तियों को जो खंड का के अधीन किए गए आरक्षण के किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं। किसी उत्तरवर्ती आगे देखते हैं। उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भारी जाने वाली रिक्तियों के पृथक वर्ग के रूप में कमजोर विचार करने से नहीं रोकेगी। ठीक है, ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें वे भरी जा रही हैं, ताकि उस वर्ष की कुल रिक्तियों की संख्या पर 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा अवतरित की जा सके। ठीक है, जो सीमा आरक्षण की सीमा है 50% है। ठीक, 50% की जो आरक्षण, इससे आप ये संसद को नियम बनाया गया है कि आप जो है आरक्षण 50% से ऊपर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस पर जो है राहुल गांधी ने एक बार कहा भी था कि इसके रिजर्वेशन को हम 50% की जो दीवार है उसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, आगे आपको क्लिप दिखाएंगे इसका। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद इसका 5वां भाग क्या कहता है, ये देख रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलापों से संबंधित किसी पद पर आसीन व्यक्ति या उसके शानी निकाय पर कोई सदस्य किसी विशेष धर्म को अपनाने वाला या विशेष संस्था से संबंधित व्यक्ति होगा। देखिए अनुच्छेद 5 यह कहता है, अगर जैसे मान लो अभी जो एक नया कानून बना है वक्फ नियम। ठीक है, अनुच्छेद 16 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिसमें जाति के आधार पर ये किया गया कि आप विशेष संप्रदाय से हैं तो आप जो है इस वक्फ कानून में जो आप एंट्री नहीं कर सकते। पहला क्या होता था, वक्फ कानून में जो है सिर्फ मुसलमान ही लोग सदस्य होते थे। ठीक है, मुसलमान ही सदस्य की देखरेख करते थे, लेकिन अब जो संशोधन हुआ है उसमें जो है सभी अधिकारी जो है इसको डीएम को पावर मिल गई है, वो चाहे किसी धर्म से हो किसी जात से हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये आरक्षण जो है आरक्षण की भी बात करता है, जैसे आपको संप्रदाय के आधार पर जो है व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, जो आरक्षण जो है ये किसी धर्म या विशेष के आधार पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखिए इसका सारांश पढ़ते हैं। वो सारांश मतलब ये होता है कि जो जो जब संविधान ये बन रहा था तब ये आर्टिकल बन रहा था तब इसमें क्या बहस हुई। ठीक है, यानी किन किन लोगों ने ये क्या क्या वार्तालाप हुई जब ये अनुच्छेद बन रहा था, तो जो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी संसद में। ठीक है, जो यहाँ उसका प्रारूप तैयार किया जा रहा था जिसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, जो उसमें क्या वार्तालाप हुई वही इसमें लिखी है। ठीक है, आप इसके पढ़ते हैं। देखो पहला क्या है, 30 नवंबर 1948 ड्राफ्ट आर्टिकल 10। ठीक है, यानी ड्राफ्ट जो पहले था आर्टिकल, इसको 10 भी कहते हैं। आर्टिकल 10 को मतलब आर्टिकल 16 पर बहस हुई। कितनी तारीख को हुई, 30 नवंबर 1948। ये ध्यान रखना तारीख को। ठीक है, ये एक नंबर में पूछ भी सकता है। यानी अनुच्छेद 16 पर कब बहस हुई, 30 नवंबर 1948। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसमें सभी सरकारी नौकरियों में
सब अवसर की समानता का प्रावधान किया गया। ठीक है, यानी कि आप सरकारी नौकरी लेने जाएं तो आपके लिए समान अवसर है। ठीक है, यानी सबको समान अवसर मिलेगा। ठीक है, आरक्षण को छोड़कर। ठीक है, आप लोग आरक्षण, ठीक है, आरक्षण को छोड़कर सभी को समान अवसर मिलेगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरी के लिए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है आपको समान अवसर प्रदान करता है। जैसे आप सरकारी नौकरी लेने गए तो वहाँ पे नियुक्तिकर्ता ये ऐसा नहीं लिख सकता है कि सिर्फ हाँ इसी धर्म को ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, यानी कि ये नहीं कर सकते हैं ये। ठीक है, नौकरी वाले, यानी कि हमें समान अवसर का अधिकार है। ठीक है, ऐसी कोई नौकरी नहीं निकल सकती है जिसमें सिर्फ ये कहा जाए कि हाँ सिर्फ हम हिंदुओं को ही नौकरी देंगे या सिर्फ मुसलमानों को ही नौकरी देंगे, तो यह आर्टिकल 16 के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यह असंवैधानिक घोषित भी किया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, इसने इसके आगे क्या कहते हैं, इसने राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण देने की भी अनुमति दी है। ठीक है, यहाँ पर से एक पॉइंट और बन जाता है। हमने कहा था इसने राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे ST ST OBC के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में 10% EWS के लिए आरक्षण भी बढ़ा दिया गया है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 ने जो है आरक्षण की जो है पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण देने की अनुमति दी है। ठीक है, आपसे पूछे कि आरक्षण की अनुमति कौन देता है, तो आरक्षण की अनुमति अनुच्छेद 16 देता है। ठीक है, आप ये टिक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं भैया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो रही है तो कृपया छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, आगे से थोड़ा थोड़ा दिक्कत है, अभी नई नई वीडियो है। ठीक है, देखो मैं पढ़ाता हूँ खुद पढ़ने के लिए, मुझे कोई वीडियो में नहीं बना रहा हूँ ना। देखो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो समझा पाएंगे। ठीक है, इसलिए आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ूँ, और हम सब एक अच्छे नागरिक बने देश के लिए। जब अपने अधिकार जानेंगे तभी देश के अच्छे नागरिक हम बन पाएंगे। ठीक है, तभी जो है इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। ठीक है, जब तक अपने अधिकार नहीं जानेंगे तब तक ये घूसखोरी जैसे चीज़ें चलती रहेंगी, प्रथाएं। ठीक है, इसको हमको ख़त्म करना है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अब दूसरा क्या है, जबकि कुछ सदस्य राज्य सरकार में रोजगार के लिए निवास मानदंड चलाते थे, अन्य लोग इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को नहीं जानते थे। निकास मानदंड के पक्ष में तर्कों में यह कहना दावा किया गया कि कुछ मामलों एक विशेष राज्य के मूल निवासी ही राज्य सरकार के अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हैं। ठीक है, यानी जो वहाँ के मूल निवासी हैं राज्य के, ये अनुच्छेद 16 ये बात कह रहा है कि जो आरक्षण है जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको ही मिलता है। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, जैसे कि आपको हम समझाते हैं। देखो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम जो है मूल निवासी सबसे ज़्यादा, अगर सदियों से चलता आ रहा है, देखो आरक्षण क्यों मिलता है ST OBC वालों के लिए। देखो ये यहाँ इस देश के मूल निवासी हैं, क्योंकि देखो जो है इन लोगों ने वर्षों से, सदियों से इन लोगों ने जो है दुष्कार सहा है। ठीक है, हिंदू धर्म का, जैसे कि आप लोगों को पता है इन लोगों ने काफ़ी ना संघर्ष रहा है इनके जीवन में पिछले वर्गों के लिए। ठीक है, इसलिए जो है ये यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे यहाँ के जो मूल निवासी थे, जैसे पंडित जी लोग हैं, ये बाहरी भी आजकल देखो जितने भी सब ज़्यादातर जो बड़े बड़े लोग हैं ये बाहरी लोग हैं। ठीक है, और जो मूल निवासी हैं वो बेचारे गरीब हैं। ठीक है, यहाँ की जो ये मूल निवासी हैं जैसे जो धोबी है, धान, इनका वर्णन यहाँ भी मिलता है। अब जी नई नई जातें निकल रही हैं, ये सब बाहरी देश हैं, विदेशी लोग हैं, और नई नई जातियाँ बन रही हैं। ये चौहान है, आप लोग इतिहास अगर पढ़ते होंगे तो उसमें जो है ये नई नई प्रजातियाँ निकल रही हैं। ठीक है, पर ये शूद्र जो हैं ये जो है ये प्रथाओं से चलते आ रहे हैं, ये कई लाख वर्ष से चलते आ रहे हैं और ये भारत में ही रह रहे हैं। यहाँ के ये जो मुख्य मूल निवासी कौन माने जाते हैं, ये ST OBC वाले ही माने जाते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। इन तर्कों को जवाबों ने संविधान में आम नागरिकता के विचार को लागू किया, जिससे निवास मानदंड या कमजोर किया जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं।
ठीक है। विधानसभा में बहस के दौरान, यानी जब ये आरक्षण बन रहा था, आर्टिकल बन रहा था, ठीक है, जब ये अनुच्छेद बन रहा था, तब विधानसभा में बहस हुई थी। ठीक है, क्या बहस हुई थी? संविधान सभा में बहस के दौरान सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के बारे में 3 प्रमुख दृष्टिकोण थे। ठीक है, यानी जो आरक्षण हमें दिया जा रहा था, जो एसटी ओबीसी वालों को आरक्षण दिया जा रहा था, इसमें 3 दृष्टिकोण थे। देखो, पहला दृष्टिकोण क्या था? यह यह कि सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता होनी चाहिए। ठीक, यानी हर व्यक्ति जो किसी विशेष पद के लिए योग्य है, ठीक है, उसे उसे उस पद के लिए स्वतंत्र रूप से आवेदन करने व परीक्षा में बैठने और अपनी योग्यता का परीक्षण कराने का अधिकार भी होना चाहिए। इस सिद्धांत पर कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सभी लोगों के लिए जो योग्य है वो परीक्षा में बैठ सकता है। आपके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि हाँ आप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। नंबर 2 दृष्टिकोण क्या था? नंबर 2 दृष्टिकोण था समानता। समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो मूल इसका जो रूप है समानता, यानी अवसर की जो समानता का जो मूल रूप है, यानी समानता आनी चाहिए। ठीक है, समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, लेकिन किसी वर्ग या समुदाय के लिए होना चाहिए। लेकिन किसी भी वर्ग या समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। यानी ये दृष्टिकोण बता रहे हैं। ये विधानसभा में चर्चाएं चल रही थी, तो कुछ लोग कह रहे थे कि जो आरक्षण जो है इसे नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी योग्य नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के लिए समान अवसर पर रखा जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि रोजगार जो है, आरक्षण जो है नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे आरक्षण इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोर हैं, इन्हें सदियों तक गुलामी की है। ठीक है, इसलिए, और ये इतने योग्य भी नहीं है कि इनके पास इतना पैसा हो कि अच्छी शिक्षा और अच्छी जगह पर जा सकें, इसलिए इन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे थे। ठीक है, और तीसरा दृष्टिकोण क्या था? तीसरा दृष्टिकोण ये था, तीसरा दृष्टिकोण जिसे प्रारूप समिति की अध्यक्ष ने साझा किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो पहला क्या था? पहला पहला इनका दृष्टिकोण था कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा दृष्टिकोण क्या था? कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए लोगों को। ठीक है, इनका दूसरा दूसरा दृष्टिकोण था। जो विधानसभा में बहसें चल रही थी, ये 3 दृष्टिकोणों पर चल रही थी। पहला क्या था? कुछ लोग चाहते थे कि सभी को समान अवसर मिले। ठीक है, या कुछ लोग चाहते थे कि आरक्षण खत्म हो। ठीक है, लेकिन तीसरे लोग जो थे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने यह कहा था कि यद्यपि अवसर की समानता, यानी कि अवसर की जो समानता है वो ठीक रूप से कैसे लागू होगी, इसके बारे में देखते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक, सैद्धांतिक रूप में एक महान सिद्धांत है। ठीक है, फिर भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो उन सुविधाओं को भी प्रवेश की अनुमति दे जो अतीत में प्रशासन से बहुत दूर थे। ठीक है, अतीत मतलब क्या है? पिछला इतिहास में प्रशासन, प्रशासन समझ रहे हैं? जैसे राजा महाराजा जो लोग थे शासन करते थे, जो वहाँ पर शूद्रों के लिए आना तक मना था, लोग उन्हें देखते भी नहीं थे। ठीक है, जो बताओ वो कैसे समानता पा पाएंगे? ठीक है, ये अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ के जो लोग थे विधानसभा के, उन लोगों को समझाया। ठीक है, समझाया कि नहीं समझाया कि जो वंचित हैं लोग, अतीत से उन्हें प्रशासन से बहुत दूर हैं, ये प्रशासन के बारे में उन्हें मालूम नहीं क्या होता है क्या नहीं, बेचारों गुलामों में ज़िंदगी बीत गई है, तो उनके लिए आरक्षण जरूर जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। सभा ने मसौदा अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द के इस्तेमाल पर भी चर्चा की। ठीक है, सभा के मसौदा मसौदा अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग, यानी पिछड़ा वर्ग समझ लगे, एसटी, यानी कि अनुसूचित जनजाति। ठीक है, जो जनजातियां थीं, ठीक है, उनके लिए बात हो रही है, पर भी चर्चा की। जब कुछ लोगों ने इस शब्द को इसकी व्यापकता और समुदायों की व्यापकता श्रेणी को शामिल करने की क्षमता के कारण पसंद किया, दूसरे के तर्क दिया गया कि शब्द की व्यापकता अस्पष्टता व की भावना लाती है। ठीक है, यानी दूसरे लोगों ने तर्क दिया जो है, ये जो शब्द हैं जैसे एसटी ओबीसी, ये जो हैं
असमानता की बात करते हैं, कुछ लोगों की भावना थी, ठीक है। अनुसूचित जाति जैसे विशिष्ट शब्द बेहतर थे, ठीक है। यानी जो है आर जो जाति थी, जनजाति जो थी, ये शब्द जो हैं इनके लिए अच्छे नहीं लग रहे थे। आगे समझते हैं। मसौदा अनुच्छेद कुछ संशोधनों के साथ, ठीक है, लास्ट में जब है मसौदा अनुच्छेद कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन अर्थात 30 नवंबर, यानी 30 नवंबर को ही चालू हुआ और 30 नवंबर को पास भी हो गया, ठीक है। 30 नवंबर 1948 को अपना लिया गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें बताएं कैसी लगी, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।